Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sayyid Sajjad Ahmed and you are watching YouTube channel Great Science Academy. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टॉपिक से रिलेटेड किसी किस्म की कोई क्वेरी है तो हस्बे साबिक हमसे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिए। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, कार्बन की अहमियत, सिग्निफिकेंस। ये दूसरा टॉपिक आपके पास बन रहा है चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, कार्बन के मुतालिक आप सब बड़े अच्छी तरह से जानते हैं कि कार्बन इज द बेसिक सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द लाइफ। चूंकि लाइफ, तमाम लाइफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर मुश्तमिल है, बेशक इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाए जा रहे हैं, लेकिन तमाम लाइफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल होती है। लिहाजा जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो तमाम के तमाम कार्बन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। लिहाजा जो कार्बन है ये बेसिक कंपोनेंट बना, ये सेंट्रल कंपोनेंट की हैसियत इख्तियार करता है पूरी लाइफ के फिनोमिनास के अंदर। तो पहली बात तो ये आगे की हमारे पास जो कार्बन है ये बेसिक कंपोनेंट हो गया। दूसरे नंबर पे हमने कहा कि जो कार्बन है इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। कार्बन एक स्टेबल कंपाउंड है। जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है वो ये कि कार्बन स्टेबल कंपाउंड है। क्यों? अब इसकी टेट्रावेलेंसी है, कार्बन टेट्रावेलेंसी है, मतलब ये 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो फ्री हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कार्बन टेट्रावेलेंसी कंटेन करता है। अब ये बनाने जा रहा है। अगर तो कार्बन बॉन्ड बनाता है किसी एक ही दूसरे एटम के साथ, यानी द बॉन्ड फॉर्मिंग बिटवीन द 2 एटम्स, तो वो आपके पास होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कार्बन की हम बात ना करें तो कोई भी जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो उनके दरमियान अगर बॉन्ड 2 एटम्स के दरमियान बन रहा है तो वो सिंगल होगा, ठीक है। अगर वो ज्यादा के दरमियान बनते जा रहा है तो बतदरीज रिस्पेक्टिवली सिंगल है, डबल है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो कार्बन जो कार्बन के अंदर बॉन्ड की टाइप जिसको फॉलो किया जाता है वो आपके पास आ जाती है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब चूंकि इसकी टेट्रावेलेंसी है लिहाजा ये मुख्तलिफ एंगल्स के साथ ये बॉन्ड्स बना रहा होता है। अब ये पास मुख्तलिफ एटम्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनके अंदर मेनली आपके पास आता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके साथ अनयूजुअल जो कार्बन होता है ये जो है वो बॉन्ड्स बनाता है। तो इनके साथ जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के आ जाते हैं, सिंगल भी हैं, डबल भी हैं, ट्रिपल भी आपके पास रहते हैं। यहाँ पर एक और पार्टिकल आता है वो है सल्फर। अब ये स्टेबल कंपाउंड है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है। हम अगर इसकी एग्जांपल लेते हैं तो बेंजीन हमारे पास एक एग्जांपल है, ग्लूकोज हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है, यानी हमारे पास मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं। जैसे हम एक नॉर्मल ब्यूटाइल देखते हैं यहाँ पर, तो नॉर्मल ब्यूटाइल आपके पास क्या आएगा, जैसे ये है, ये स्ट्रेट चेन है, मुख्तलिफ ये चेन्स बना रहे हैं। तो हम पहले स्ट्रेट चेन्स कंपाउंड्स की बात करते हैं। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कैसे हो जाएंगे, जैसे ये कार्बन, ये 4 कार्बन सपोज आपके पास आ रहे हैं। हर कार्बन की एबिलिटी है कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है, लिहाजा आप इनके साथ 4 हाइड्रोजन्स को सेटिस्फाई करते जाएं। तो चूंकि चारों हर एटम के साथ 4 हाइड्रोजन सेटिस्फाई नहीं हो सकते, तो इसलिए आप 4 यहाँ पर जो एक्सट्रीम्स पे दोनों आपके पास आ रहे हैं, यहाँ पर 3-3 हाइड्रोजन आ रहे हैं। चूंकि इनका एक बॉन्ड ये है और इनके 2-2 बॉन्ड हो रहे हैं, लिहाजा इनके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं। तो ये आपके पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। स्ट्रेट चेन कंपाउंड के बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर आप कह सकते हो वो आपके पास है रिंग्ड। रिंग्ड में मिसाल आपके पास आ जाती है बेंजीन की। अब यहां पर सेट कर लें, आपके पास 6 कार्बन के कंपाउंड्स हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। इनके दरमियान जो अल्टरनेटिव बॉन्ड्स होते हैं वो डबल और सिंगल होते हैं। ऐसे ये आपके पास ये बॉन्ड्स बन जाते हैं। अब इन बॉन्ड्स के साथ हर एक के साथ हाइड्रोजन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें से हर कार्बन एटम 3-3 बॉन्ड्स तो ऑलरेडी बना रहा है। यानी अगर इस कार्बन ये वाला एक हम कार्बन सिलेक्ट करते हैं और इस कार्बन के बॉन्ड्स को गिनना शुरू कर दें तो इसके 3 है, 1 2 और तीसरा ये। इसी तरह अगर ये देखो तो इसके भी आपके पास 3 बनेंगे, 1 2 और ये 3। लिहाजा हर कार्बन एटम 3 बॉन्ड्स तो ऑलरेडी बना रहा है और उसके पास एक मजीद बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है और ये एक बॉन्ड ये बनाता है हाइड्रोजन के साथ। तो यहां पर भी हाइड्रोजन आएगा,
यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा एंड सो ऑन। हर कार्बन के साथ जब एक एक हाइड्रोजन भी शामिल हो जाएगा तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। हम जगह की कमी की वजह से हाइड्रोजन को जरा साइड पे कर लेते हैं। इस स्ट्रक्चर के ऊपर आप लोगों ने कंप्रोमाइज करना है, तो लिहाजा वैसे ये ना कह दीजिएगा कि सर जो है वो बनाते जा रहे हैं, ये तो कोई अजीब सा, ना ये टेट्राहेड्रल बन रहा है, ना ये पेंटाहेड्रल बन रहा है, ना ये बाईहेड्रल, तो ये स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा। टोटल हमने फिलहाल वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना था समझाने के लिए, तो ये आपके पास टोटल स्ट्रक्चर बन जाता है बेंजीन का। ये आपके पास रिंग्ड स्ट्रक्चर है। इसी तरह आपके पास ब्रांच्ड, अगर हम बात करें यहाँ पर एक हम ब्रांच स्ट्रक्चर लिखते हैं, ब्रांच की बात करेंगे तो ब्रांच चेन आपके पास भी होते हैं। वो कौन से हैं? जैसे यहाँ पर मैं कोई एक बना देता हूँ, ये कार्बन है ऐसे और ये कार्बन है ये। अब इन दोनों कार्बन के साथ एक एक कार्बन आप और अटैच कर लें। फिर से ऊपर की जानिब जगह की कमी हो जानी थी, हमारा स्ट्रक्चर खराब होना था, लिहाजा हम यहाँ पर नीचे की जानिब कार्बन को अटैच कर लेते हैं। अब ये देखिए, आपने अगर इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना हो, आपके पास ये दो कार्बन है, इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब क्या हुआ, 1 2 3 और ये 4 यहां पर सेटिस्फाई होंगे। इसी तरह आपके पास ये 4 यहां पर सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब एक चेन तो आपके पास बन रही थी ये, लेकिन दूसरी जानिब जब हम देखते हैं तो हमारे पास 2 कार्बन नीचे की जानिब आ रहे हैं। अब इसका मतलब है चेन एक नहीं रही, बल्कि एक सीधी जाती हुई चेन से ब्रांचेस निकल आए। तो आपके पास इसको भी आप सेम उसी तरीके के साथ सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन इसका एक बॉन्ड बना हुआ है, लिहाजा इनके साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 3 तो ये आपके पास एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, ब्रांच चेन हो जाती है। इस तरह आपके पास ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो दोबारा से वापस हम आ रहे हैं, हमने कहा बेसिक कंपोनेंट है, स्टेबल है, टेट्रावैलेंसी रखता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और सल्फर ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके साथ बुनियादी तौर पर ये स्ट्रक्चर्स सेटिस्फाई होते जा रहे हैं। अब कुछ बातें सुनने की है। जो कार्बन है, ये जितने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये बड़ा हाई सोर्स होते हैं, एक्सटेंसिव सोर्स होते हैं एनर्जी का। जैसे ये कोवैलेंट बॉन्ड चूंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, तो जब एक कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ा जाएगा तो उस एक कोवैलेंट बॉन्ड से आपको अच्छी खासी एनर्जी मिलेगी। ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो सोचिए अगर एक कोवैलेंट बॉन्ड से आपको एनर्जी की ढेर सारी क्वांटिटी मिल रही है, तो यहां पर 2 कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, उनको तोड़ने से और ज्यादा एनर्जी मिलती जाएगी। हमारे पास सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जिस फॉर्म के अंदर खुराक आपकी बॉडी के अंदर स्टोर की जा रही है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज है C6H12O6, यानी कार्बन के भी जो कार्बन 6 कार्बन है, सिर्फ उन्हीं को गिन लिया जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ भी दिया जाए, तो 6 कार्बन आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर जुड़े हुए हैं, जबकि साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी कोवैलेंट बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह ये भी जो होगा एक्सटेंसिव सोर्स होगा, तो इनको तोड़ा जाएगा तो इससे आपको एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी हासिल होती है। अब आपके पास जो चीजें मेन आ जाती हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो उससे आपको एनर्जी मिली। इस हिसाब से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास होते हैं, और ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जा रहे हैं, लिहाजा इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बायोमॉलिक्यूल्स का नाम दे रहे होते हैं। तो आपके पास ये 2 किस्म के होते हैं, कुछ लार्ज हैं, इन्हें आप लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दे रहे हैं, या आपने एक और टर्म पढ़ी थी पिछली क्लासेस के अंदर, वो थी मैक्रोमॉलिक्यूल्स। आप इसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स का नाम दे लें या लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का दे लें। दूसरी जानिब आपके पास आ जाते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स या स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये आपके पास दोनों किस्म के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। अब बड़े कौन कौन से हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे प्रोटीन्स, जैसे फैट्स। अब ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। ऑन जनरल जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन बनती है वो ये है कि द मॉलिक्यूल्स हैविंग अ हायर मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, एंड दे कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ये नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नॉर्मली नहीं कर सकते सिंपल डिफ्यूजन के जरिए। माइक्रो वो हैं जिनका लोअर मॉलिक्यूलर वेट है, लेस मॉलिक्यूलर वेट है, और ये माइक्रो इसको सेल मेम्ब्रेन को बड़ी आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपके पास वाटर एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, जबकि ऊपर प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। इसी तरह ग्लूकोज आपके पास एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, माइक्रो छोटे वाला, और आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो और लिपिड्स जो हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लिहाजा ये आपके पास जितने चाहे माइक्रो आ जाएं चाहे मैक्रो मॉलिक्यूल्स आ जाएं,
ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर कार्बन एक सेंट्रल कंपोनेंट की हैसियत इख्तियार करता है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है। आज के टॉपिक से यही था। हमें अपने फीडबैक से भी आगाह कीजिए, और किसी किस्म की कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट्स बॉक्स में पूछिए। थैंक यू सो मच।